Friends, myself Dr. R.R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरे बोलने का टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। एक ही प्लेटफॉर्म होगा किसान आंदोलन के नाम से। उसमें किसान भी होंगे, उसमें मजदूर भी होंगे, गरीब भी होंगे, नौजवान भी होंगे, मध्य वर्ग के भी होंगे, छोटे दुकानदार भी होंगे, मध्य वर्ग के व्यापारी भी होंगे, इसमें वकील भी होंगे, इसमें 18 साल से बड़ी एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी होंगे, और इसमें रिटायर्ड पर्सन्स सभी होंगे, चाहे वो प्राइवेट के, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे वो मिलिट्री के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे कोई दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, वो सब इसमें होंगे। इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जैनी भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, सब होंगे। सिर्फ 2 कैटेगरी नहीं होंगी इसमें। एक तो 1% जो कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने 70 साल तक खून चूसा है 99% जनता का, उनको इस स्टेज पर नहीं लेना। और दूसरा ये पॉलिटिकल पार्टियां जिसने 70 साल तक धोखा दिया है, और ये पॉलिटिकल लीडर्स, ये इन्होंने धोखा दिया 70 साल तक, इनको काम करने के लिए भेजा, काम नहीं किया, इसलिए इनको भी नहीं लेना। आज जो मेरा बोलने का पॉइंट है वो है आज मेरी 15वीं मतलब वीडियो है, तो आज तक जो मैं बोला हूं उसको मैं एक तो समअप करूंगा, संक्षेप में मैंने क्या बताया अब तक ये बताऊंगा, और साथ ही उसके बाद आगे मैंने फ्यूचर में वीडियोस जो हैं इसके नेक्स्ट से कैसे निकालनी है, क्या उनके टॉपिक होंगे, क्या उनकी फील्ड होगी, वो मैं नेक्स्ट भी बताऊंगा आज ही। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक, नरेंद्र मोदी तक, दो को छोड़ करके, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों को छोड़कर बाकी सब ने ही 1% जो कॉरपोरेट्स है इनके लिए 99% गरीबों का खून चूसने का अरेंजमेंट किया, इंतजाम किया है, और खूब भी लूटते रहे देश को, और करप्शन भी बढ़ाते रहे। देश को जगाया जाता है एजुकेशन से। एजुकेशन अच्छी दी ही नहीं, जागेंगे कहां जब एजुकेशन अच्छी नहीं दी। अगर जागे होते तो जुल्म सामने हो रहा है चुप करके थोड़ी बैठेंगे फिर। तो एजुकेशन अच्छी ना होने के कारण ये जाग नहीं सके। और दूसरा कारण जगाने का होता है ये आंदोलन, जनता का आंदोलन। लेकिन जनता का आंदोलन तो बहुत बढ़िया चल रहा था इससे पहले 2011 से, करप्शन के खिलाफ, लोकपाल के लिए, और बहुत बढ़िया हिंदुस्तान में, सारे देश में चल रहा था। लेकिन केजरीवाल ने लालच में आके धोखा दे दिया और कत्ल करके आंदोलन का दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर जाके बैठ गया। आंदोलन का कत्ल हो गया। उसके बाद आंदोलन का उठना मुश्किल हो गया। अब तक जनता ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मौका दिया कि जाओ कुछ अच्छे काम करके दिखाओ गवर्नमेंट बना के, लेकिन सबने धोखा दिया, सभी पार्टियों ने धोखा दिया। फिर इन्होंने सोचा, हिंदुस्तान के जनता ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी मौका नहीं मिला है पूरी तरह, इसको एक मौका दे दो अच्छे बहुमत से भेजकर, ताकि ये काम कर सके। ये मन बना लिया हिंदुस्तान की जनता ने। और उधर क्या हो रहा था, मोदी सबसे शैतान आदमी, वो मिला अडानी और अंबानी से, आरएसएस से, और एक साजिश बनाई। साजिश में 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो ये था कि हम निजीकरण के नाम पर
प्राइवेट सेक्टर के नाम पर सारे देश को बेच देंगे, सारे देश की सभी चीजों को बेचेंगे। ये तो। और दूसरा था कि हिंदुत्व के नाम पर हम दंगे करा देंगे हिंदुओं और मुसलमानों में, ताकि दो फाड़ हो जाएं और हिंदू 70% है, 30% वो हमारी तरफ आ जाए हिंदू, ताकि हम हरदम यहां बैठे रहे। और तीसरा था कि भाई राष्ट्रीयता के नाम के ऊपर, राष्ट्रीयता के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पर डिक्टेटर बन जाओ और प्रजातंत्र को कमजोर करते करते खत्म कर। इसके साथ ही चौथा था कि पर चाहे ना भी डाले जनता वोट, तो भी हमने इंतजाम ऐसा कर लेना है कि हम हरदम ही आए, इलेक्शन जीत कर आए। तो उन्होंने पहले ही किया हुआ था इंतजाम, पर लोगों ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि ज्यादा बहुमत से इन्हें भेजो, तो ये जीत के आ गया। और वो चीज लीक आउट नहीं हुई जो कुछ इनके प्रोग्राम अंदर खाते थे। जब ये जीत के आ गया, तब इन्होंने ड्रामा किया, नमस्कार किया पार्लियामेंट को, दिखाने के लिए करते हैं सब। अभी देखो ना, कुछ दिन हुए दिखाया था कि एक सेवादार है, उसके पैरों का हाथ लगा रहा प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ दिखाने के लिए, स्टेज के ऊपर। वैसे लगा ना, स्टेज के ऊपर दिखाने के लिए, ताकि वोट आ जाए, और वोटों का टाइम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम अब जीत गए हैं, जनता ने हमें भेज दिया है, अपने आदमी निकाल लिए अपने मुताबिक जो ये करना चाहते थे, और साजिश में जो थे शामिल, मिनिस्टर बना दिया और उन्हें ये काम सौंपा। यही 4 चीज उनको सौंप दी। पहला तो यही था कि भाई अब 5 साल हमने और कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ अंडरग्राउंड बैकग्राउंड बनानी है, जो हमने करना है 5 साल के बाद, क्योंकि पहले शुरू कर दिया जो करना चाहते तो वो नहीं हो सकेगा। ये चालाक है, 2 कदम आगे होता है पब्लिक से। तो इन्होंने क्या किया, उन आदमियों को सौंप दिया कि भाई तुम क्या करो, इन 3 चीजों के ऊपर चलो। कौन सी 3? वही 3 चीज कि सभी मिनिस्टर्स को, सभी मिनिस्ट्रियों को, सभी डिपार्टमेंट को कहा तुम लिस्टें बनाओ, कौन कौन सी चीज बेचने वाली है और कितनी कीमत है, और हमने किस किस को बेचनी है, कॉर्पोरेट्स को बेचनी है, सारी अपने आदमियों को ज्यादा बेचनी है। वो लिस्टें बनाओ, 5 साल तुम्हारा यही है। एक्सपर्ट ले लो, जो ऑफिस के एक्सपर्ट्स हैं, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, ये लिस्टें बनाओ, हमने बेचना है सारी हिंदुस्तान, कॉर्पोरेट्स क्या तुम। और दूसरा जो है, हिंदू मुस्लिम फसाद कराओ, ताकि डिवीजन हो जाए, इनमें 2 तरफ हो जाए, 70% हिंदू है, 30% मुसलमान है, हिंदू हमारी तरफ आ जाए, ये फसाद करो। तो पहले का तो नुकसान ये था कि गरीब गरीब हो जाएंगे, अमीर अमीर हो जाएंगे। जो पहले था कारपोरेट्स को सारी चीज बेचना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये था, अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। और ये दूसरा जो था हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारी साइंस के खिलाफ है, अंदर की साइंस के, योगा साइंस के खिलाफ है। ये तो हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, फकीरों ने हमें यही कहा है, वसुधा एव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वत्र का भला हो। तो ये तो इसके उल्ट चलने वाली बात है। और राष्ट्रीयता के नाम पर डिक्टेटर बनने से तो ये खत्म हो जाएगा प्रजातंत्र ही, जो तीसरा। तो उन्होंने कहा 3 चीजों के ऊपर तुम अपनी फाइलें तैयार करो, 5 साल दिए तुम्हें, पूरी तरह तैयार हो जाओ, जो दोबारा आएंगे, और आएंगे हम, अब हमारे पास फार्मूला है आने का, आएंगे और तब करेंगे, नहीं तो पहले कर दिया तो फिर ये उठा देंगे हमें यहां से। और साथ ही ये कहा कि देखो, बड़े सीक्रेटली काम करना है। मैं तो हिंदुस्तान से बाहर रहूंगा, चक्कर लगाता रहूंगा दुनिया का, वहां एडवर्टाइजमेंट करूंगा, वहां मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, आरएसएस कैसी है, भारतीय जनता पार्टी कैसी है, मोदी कैसा है,
वहां अच्छी अच्छी बातें मैं बोलूंगा तो दुनिया समझेगी मैं ऐसा ही हूं, और तुम यहां अपने काम करते रहना, सारी दुनिया की नजर मेरे पर होगी, सारे हिंदुस्तान की नजर भी मेरे होगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से बाहर हूंगा। तो यहां अंदर खाते तुम करते रहना, कोई नहीं पकड़ेगा। और जहां तक रह गया, हमें पता है जब ये काम नहीं होगा तो वोट तो पड़ेंगे नहीं, तो उसका हमने इंतजाम किया हुआ है, उसका हमने पहले इंतजाम किया हुआ। और यही हुआ 5 साल तक, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, और जो किया उसके उल्ट किया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, ये तो मिलनी क्या थी, नौकरियां खत्म होनी शुरू हो गई। मिलनी क्या थी, खत्म ही होगी, जो लगे थे वो भी हटाए। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में चले जाएंगे, बस इन्होंने कह दिया था, जुमला था वैसे ही कह दिया था। इन्होंने कहा था पेट्रोल के 35 रुपए हैं लीटर ना, इससे बढ़ने नहीं देंगे, इन्होंने तो 100 के पार कर दिया। तो अब दोबारा टाइम आ गया 2019 का इलेक्शन का। अभी नहीं पता था, काम तो किया नहीं, वोट कहां पड़ेंगे, पब्लिक भी यही कहती थी, काम ही नहीं किया कुछ भी, पर इंतजाम इन्होंने किया हुआ था। हुआ क्या, इलेक्शन हो गए, पहले इन्होंने बता दिया कि 300 सीटों से ज्यादा सीटें होंगी, क्योंकि ये तो इनके हाथ में है, जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं, फार्मूला इनके हाथ में है, और ले गए। लेकिन जिससे भी पूछो सभी दुनिया है, सारी दुनिया भी हैरान है, हिंदुस्तान के लोग भी हैरान है कि जब काम ही नहीं किया, वोट ही नहीं पाई, तो जीत कैसे गए? ये जीत कैसे गए जब काम ही नहीं किया कोई? इस चीज का तो तब पता लगा जब एक साइंटिस्ट इंजीनियर जो ईवीएम मशीन के ऊपर भारत में काम कर रहा था, और उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि इनको अच्छी तरह चेक करो, क्या इनको हाईजैक किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में। उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में की जाके, और उसने बताया, और ये सारा सोशल मीडिया पर भी आया है, और जो वहां की है कॉन्फ्रेंस, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिब्बल भी गया था, कपिल सिब्बल, ये भी वहां गया था। उसने बताया भाई 2015 के अंदर केजरीवाल ने भी हैक करके जीता था ईवीएम मशीन, और ये भी बताया 2019 में भी ये हैक करके जीते हैं सारा इलेक्शन। उसने ये भी बताया कि इस बार भी जो इलेक्शन हुए थे राजस्थान के असेंबली के, उसको भी ये हैक कर रहे थे, पर हमने उसे रोका, स्लो वेव्स जो मिलिट्री का एक तरीका है चला करके। और इन्होंने फिर कहा, हमें लालच देने की कोशिश की कि हमें करने दो, हमारे साथ मिल जाओ, हम नहीं मिले साथ। फिर हमारे साथियों को इन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए, वो जब वहां गए और इनके दबाव में नहीं आए, इनके लालच में नहीं आए, तो ये मीडिया में जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया में, कि उन आदमियों को वहीं मार दिया गया, और दंगे वहां शुरू करा के वहां लाशें फेंक दी गई, ताकि दंगों का नाम लगे, तो ये जो चीज है, ये अब क्लियर हुई सारी की सारी, कि जब वोट भी नहीं डालता तो कैसे। और सबसे बड़ी बात, भाई कोई भी मशीन खराब होती है, जब उसका बटन दबाया जाता है, तो किसी का भी बटन दबाओ ना, किसी पार्टी का, वो इसको क्यों पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को, किसी और को क्यों नहीं पड़ती? जो भी मशीन खराब होती है उसी को क्यों पड़ती है? क्योंकि इन्होंने तो फार्मूला ही वो लागू किया हुआ है, इनके पास फार्मूला है, वो लागू किया हुआ है। और उसने बड़ी कॉन्फ्रेंस में, बड़ी लंदन में जो हुई, अच्छी तरह बताया सारी चीजें ये। तो इन्होंने क्या किया, बनते ही जीत गए, बहुमत भी खूब ले गया, क्योंकि पता था बहुमत आएगा तभी तो ये असेंबली में, पार्लियामेंट में, तभी तो ये नए कानून लाएंगे, गलत कानून लाएंगे, लोगों को कुचलेंगे, ये पता था इन्हें। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले कानून बनाया कि जहां हिंदुस्तान में जितने भी है, या बाहर के हिंदुस्तान के, जहां हिंदुस्तान का बाहर बैंक है, जो पैसे है ना पब्लिक के, हिंदुस्तान के पब्लिक के, वो सारे गवर्नमेंट के, इमरजेंसी लगी तो सारे ले सकती है, बस उसे तो 1 लाख मिलेंगे, बाकी 30 लाख जमा कराए तो 29 नहीं मिलेंगे, चाहे उसके ही पैसे नहीं मिलेंगे। उससे तो ऐसा करना शुरू कर दिया।
रिजर्व बैंक में अपने आदमी भेज के अपने हक में कर लिया। यानी कि ये जो संस्थाएं इनको तोड़ना शुरू कर दिया, अपने हाथ में सीबीआई को कमजोर कर दिया, यूज किया, ईडी को यूज किया, अपने हाथ में ले लिया। वैसे तो इनके अंडर था, पर इनको कंट्रोल में ले लिया कि जो ये कराना चाहे वही करे। मीडिया को खरीद लिया, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल दिया, अपने आदमी भेज दिए और जो चाहता है करवा लेता है। वो भी नहीं मान रहा कि ईवी मशीन को हटाओ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह को भी अपने हाथों में ले लिया। कुछ भी इसके हाथ से बाहर नहीं है, क्योंकि डिक्टेटर बनने के लिए प्रजातंत्र को खत्म करना पड़ता है। प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए इन संस्थाओं को खत्म करना पड़ता है। यही नहीं, इन्होंने जो स्कीम थी वो सारी लागू कर दी। इन्होंने तो हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी हिंदुस्तान की, रेलवे बेच दी, एफसीआई बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दी। अरे इससे तो इतनी लिस्टें बनी हुई हैं, अब भी हर डिपार्टमेंट 12-12 चीजें बेचने के लिए भेज रहा है कि ये भी बेच दो, ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। इनके ही तो आदमी है, 5 साल सारा काम किया हुआ है, बस वो भेज रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो बाद में पता लगेगा, कोई और गवर्नमेंट आई तो इसने छोड़ी कि नहीं कोई चीज, या सारा हिंदुस्तान बेच दिया, ये तो बाद में पता लगेगा। अरे भाई, इतना ही नहीं किया, इसने देखा कि अब ये जो हैं कारपोरेट्स, इनके जो काले पैसे सफेद कर दो। इन्होंने नोटबंदी करके अंबानी अडानी के और कारपोरेशन के सारे पैसे जो थे वो काले थे, वो सफेद कर दिए, व्हाइट कर दिए। और फिर ये सोचा कि अब ये जो है अंबानी अडानी, इनके हाथों में सारी जमीनें दे दो, किसानों की सारी फसलें दे दो इनके हाथों में, और कानून ऐसा बना दो मर्जी इतनी चीज स्टोर करें, मर्जी इतनी महंगाई बना करके बेचें। ये 3 कानून ले आए और गलत तरीके से लाए, ला भी नहीं सकते थे, इसके बारे में बता चुका हूं। फिर भी ये ले आए। जब किसानों ने देखा, अरे हमारी तो होंदी खत्म हो रही है, ये हमारे ठेके लेंगे, हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, हमें पैसे की तो जरूरत पड़ती है, कर्जा लेंगे, हम दे नहीं सकेंगे, ये कर्जा कर लेंगे, कुछ दिनों के बाद हम तो मजदूर हो गए इनके। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया पंजाब में। 3-4 महीने ये चलता रहा। इसके बाद देखा कि सरकार उस टस से मस नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं कर रही, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली घेरने के लिए चल पड़े। अब रास्ते में उन्होंने खाइयां खोद दी, हाईवेज जो थे खाइयां खोद दी, गड्ढे कर दिए, बैरिकेड्स लगा दिए, सरिये लगा दिए, सर्दी के अंदर पानी ठंडी की बौछारें करी। जो बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, सबके ऊपर की, वो लेडीज भी थी। फिर अश्रु गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते 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 दिल्ली को जाके घेर लिया। और ये जो जुल्म हो रहा था, इस जुल्म को देखते हुए हरियाणा के किसान इनके साथ आ गए कि ये तो जुल्म है भाई, हम नहीं होने देंगे। और उन्हें देखते हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है वो भी साथ में आ गए, ये तो बिल्कुल जुल्म है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और जब ये हो रहा था तो सबने सोचना शुरू कर दिया कि पाप को देखते रहे, आवाज भी उठानी पड़ेगी, इंतजाम भी करना पड़ेगा। हमने भी सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये लड़ाई तो सच्चाई और झूठ की है, ये लड़ाई तो जुल्म और इंसाफ की है, हमें भी कुछ करना चाहिए, हम ऐसे थोड़ी देखते रहेंगे। अरे शागिर्द हम उनके हैं जो कहते थे राजेसी मुकद्दम कुत्ते, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो क्या हुआ, हमने सोचा कि भाई एक चैनल बनाना चाहिए यूट्यूब में, और उसका नाम लोगों को इकट्ठा करें एक जगह और फिर उन्हें जगाएं, और जगाने के लिए उनकी जमीर से उन्हें जोड़ना पड़ेगा। और सबकी जमीर एक है, सबकी आवाज एक हो जाएगी, और जमीर से जोड़ने के लिए योगा साइंस के जरिए यह काम किया जा सकता है। तो योगा साइंस के नाम पर एक चैनल बनाना चाहिए यूट्यूब में, यह सोचा। लेकिन फिर दिमाग में यह आया, अरे योग तो खत्म हो चुका है,
योग को तो ये फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं। अगर मैं भी योग के साथ विज्ञान शब्द भी लगा दूं, योग विज्ञान, तो भी तो उसे फिजिकल एक्सरसाइज ही समझेंगे। इस और योग विज्ञान जो है इनर साइंस, तो इनर साइंस के नाम से यूट्यूब में चलाओ इनर साइंस, और जब सब इनर साइंस है योगा साइंस, तो सारी बता दो, समझ लग जाए, फिर उन्हें बताओ ये योगा साइंस ही इनर साइंस है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये है साइंस योगा। तो ये सोच के ना इनर साइंस ट्यूब यूट्यूब पर इनर साइंस चैनल शुरू किया और उसके 4 फेजेस बनाए। पहले फेज में ये था मदर इंडिया, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, इनके दायरे में रखा और बताया कि आजादी के बाद किन किन पार्टियों ने, किन किन आदमियों ने कहां पर ये देश को, डेमोक्रेसी को, इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। किसने ये नेता 1% लोगों के लिए 99% का लोगों का खून चूसने का इंतजाम करते रहे। 5 वीडियो मैंने इस संबंध में ही निकाली। इसके बाद मैंने उसको बदला कि भाई लोगों को इकट्ठा करना है और जगाना है। तो मैंने टॉपिक का नाम फिर रखा ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट बदलने से देश नहीं बदलेगा, अब सिस्टम बदलने होंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक निकाला और इसके अंदर लोगों को एक लाइन में लाने के लिए इनर साइंस प्रकट करनी शुरू कर दी। इनर साइंस क्या है, योगा साइंस क्या है, योगा साइंस इनर साइंस है, और ये कैसे डेवलप हुई, इसका विकास हिंदुस्तान में हुआ। वैसे तो साइंस तो सब जगह है, कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है। अब माउंट के ऊपर अगर क्राइस्ट जो थे, जो तपस्या कर रहे थे, वो भी तो यही साइंस की थी। और गुफा के अंदर मोहम्मद जाके जो करते थे, राके जो बता, वो भी तो इनर साइंस की थी। फर्क इतना है, जो पहुंचे हुए साधु संत, जैसे यहाँ के भी साधु संत हैं, कबीर है, गुरु नानक देव जी हैं, जो पहुंचे हुए हैं वो अंदर होते हैं, अपने अंदर जागे होते हैं, तो अंदर से ही उन्हें गाइडेंस मिलती है, करते रहते हैं। ये भावना योग है, ये योग साइंस की भावना ब्रांच है। ये अपने आप ही परमात्मा, ये जन्म से ऐसे पैदा होते हैं और ये अंदर से चलाया जाता है इन्हें। लेकिन लोगों को हम बाहर से भी अच्छा कर सकते हैं, कंप्लीटनेस तक पहुंचा सकते हैं। ये टेक्निकल साइड है। ये जो साइंस थी ना, टेक्निकल साइंस, इसका विकास हिंदुस्तान के हिमालय में हुआ। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ हेमकुंड से पर्वत से लेकर कैलाश पर्वत तक जो जगह 15,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां कोई रास्ता नहीं, बर्फ ही बर्फ है, सुनसान है, वहां पर इनर साइंटिस्ट की, योगीज की एक ग्रेट पार्लियामेंट थी, महासंसद कहते थे उसे। उसका जो खास जगह थी वो कैलाश पर्वत के पास थी, और जो इनका हेडक्वार्टर था वो संभल था। संभल नाम की जगह थी जो हेडक्वार्टर था, और वो था कैलाश के तिब्बत की ओर, कैलाश से तिब्बत की ओर। और वहां इनकी 2 यूनिवर्सिटीज थी, एक तो योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी और दूसरी प्रकृति विज्ञान की, मेटल साइंस की यूनिवर्सिटी। और वहां कुछ गुरुकुल थे। 5 साल के बच्चे को उनका ओरा टेस्ट करके लेते थे, 20 साल तक तैयार करके इनर स्फीयर्स ऑफ, हायर स्फीयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर हैं इंटेलेक्ट के बाद, उनको 6वें तक पार करा देते थे और पूरी तरह उन्हें खालस प्योर करके और कंट्रोल करा करके अंदर की कैबिनेट पर, अंतःकरण पर, मन बुद्धि अहंकार चित्त पर फिर नीचे भेजते थे लोगों को गाइड करने के लिए। और वसुधा एव कुटुंबकम, ये धरती ही परिवार है, इस पर चलाने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, इस पर चलाने के लिए। और 5 चीजें फिर इस साइंस ने दुनिया को दी। एक तो दिया जीरो, कि जीरो से ही सृष्टि पैदा हुई है। दूसरा उन्होंने जो चीज दी वो थी जिंदगी जीने का लक्ष्य, और वो था वसुधा एव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, ये जीने की
जीने का लक्ष्य दिया। और तीसरी जो चीज थी जो कहीं भी नहीं थी पहले, वो दी सुपर कॉन्शियस स्टेट। पहले 3 स्टेट ही मानते थे हिंदुस्तान के इस साइंस के बताने से पहले, कॉन्शियस स्टेट, सब कॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट। लेकिन इन्होंने सुपर कॉन्शियस स्टेट दी और वो ही हिमालय में उसी का विकास हुआ। ये हिंदुस्तान की देन है। इतना ही नहीं, फिर अपने कारनामों से विश्व गुरु बन गया हिंदुस्तान, ये भारत विश्व गुरु बन गया। ये मैंने बताया है सारी चीजों से। और साथ में ये भी कि अब सिस्टम बदलने होंगे, गवर्नमेंट बदलने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए भी योगा बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाना होगा, ताकि दूसरे सिस्टम भी योगा बेस्ड सिस्टम अपने आप बन जाएं। और उसके लिए 4 चीजों पर चलाना होगा, और वो योग उन्हीं 4 चीजों पर चलाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं धर्म। धर्म होता है जमीर, सबकी जमीर एक है, सबका धर्म एक है, यूनिवर्सल धर्म एक है। तो अपना जो जमीर है ना, अंदर जो आत्मा है, इनर कॉन्शियस है, अंदर का गुरु है, आपे गुरु रापे चेला। जमीर की जो कहती हो सुनो और वही करो, तो ये है धर्म। दूसरा है अर्थ, जो पैसे कमाने हैं कहीं से भी, जो कमाई करते हो, वो जमीर के उल्ट जाके नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना, जो जमीर कहती है, और जमीर गलत कहती ही नहीं। तो मतलब जमीर के मुताबिक पैसे इकट्ठे करने, ये 2 नंबर के नहीं इकट्ठे करने। और तीसरा है काम, मतलब अभिच्छाओं के ऊपर खर्च करना, जरूरतों पर खर्च करना। हमारे ऋषि मुनि हमें लथार्जिक जोन में नहीं ले जाना चाहते थे, कभी भी चढ़ती कला में रखना चाहते थे। इसलिए वो कहते थे कि उन चीजों पर तो तुम्हें जो जरूरी चीजें हैं उन पर खर्च करो, पर जमीर से पूछ के करो। कहीं ये तो नहीं कि तुम जरूरत से ज्यादा चीजें स्टोर कर रहे हो और लोग भूखे मरे। जमीर से जुड़ी हुई है सारी तीनों चीजें। काम करना है, कोई भी काम करना है, पैसे कमाने और खर्च करने, जमीर से जुड़े हुए हैं। और जब 3 तुम जमीर से जुड़कर करेगो, तो चौथा जो है कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट शांति, पीस ऑफ माइंड, ये तो अपने आप रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा, और मिलता था। तो ये दूसरे फेज में मैंने फिर 10 वीडियोज बनाई। ये 15वीं वीडियो है जो आज मैं कर रहा हूं। तो ये 15, ये दूसरा फेज में मैंने इतने यहां तक बताया। अब तीसरा फेज जो है, जो आगे मैं इसको ले जाऊंगा वीडियोज को, तो तीसरे फेज में ये चीज बहुत जरूरी हो गई थी कि लोग बात हमारी कैसे सुनेंगे। तो पुराने जमाने में जब 2 पुराने आदमी दोस्त मिलते थे, तो कहते थे भाई कोई बात सुना, तो वो पूछता था दूसरा, भाई कौन सी बात सुनाऊं, आप बीती सुनाओ कि जग बीती? तो वो कहता था पहले वाला, भाई नहीं, जग बीती का कोई फायदा नहीं, तो आप बीती सुना। क्योंकि एक्सपीरियंस में से जो चीजें निकलती हैं ना, जिसमें हम अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, उसका असर होता है। ये हमारी संस्कृति के अंदर ही थी। तो मैंने भी सोचा कि आप ये मेरी बात कैसे सुनेंगे, ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये कैसे बात सुन लेंगे। इसलिए अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, प्रकट भी करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं, ये दिखाना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में मैं योग विज्ञान की रिसर्च में कैसे धकेला गया, कैसे बहा, कैसे तैरा, कैसे चला और क्या कुछ किया, कैसे अपनी सारी जिंदगी को मैं जलाता रहा सारी जिंदगी भर। यही तपस्या है। तो ये प्रकट करने के लिए ये तीसरा फेज मैंने बनाया। इसमें 50 के करीब वीडियोज आएंगी। और चौथा जो फेज है वो है टू ब्रिंग द ट्रू योगा साइंस, रियल योगा साइंस, इनर साइंस इन द लाइट। दुनिया में प्रकट करना असली योग क्या है, योग क्या है। ये जिसे आप योग कहते हैं वो तो है ही नहीं योग, इसलिए ये बताना पड़ेगा योग नहीं है, असली योग तो ये है। तो उसको प्रकट करने के लिए योगा साइंस एजुकेशन हेल्थ सोशियो मोरल एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एक बनाया, जिसमें हमने 5 क्वालिटी के आदमी तैयार करने हैं। वो कौन से होंगे जो इसके जरिए हम करेंगे, और गांव में करेंगे। पहले पंजाब के गांव से शुरू करेंगे, हम 6 महीने के बाद करेंगे, गांव में शुरू करेंगे 15 दिन के पैंक। और उसमें हम 5 क्वालिटीज क्रिएट करेंगे उनमें, लोगों में। कौन सी? पहली है सेल्फ ऑनेस्ट बनाना,
अपने आप से ईमानदार बनाना। जो अपने आप से ईमानदार है वही दूसरे से ईमानदार रह सकता है। जो अपने आप से ईमानदार नहीं और कहता है मैं तुम्हारे से ईमानदार रहूंगा, वो झूठ बोल रहा है। और दूसरा है सोशियोमोरल एटीट्यूड जोन में, यानी कि वो सर्वत्र के भले पर चले, सबके भले पर वो चले, कह ना रहा हो, रट ना रहा हो, चल रहा हो, चले, चलाना है उन्हें। और तीसरा है वो हम्बल हो, शरीफ हो, पर वो जागा हुआ हो और स्ट्रोंग हो। अरे कमजोर आदमी को कोई जीने नहीं देगा इस जमाने में, इस वक्त जो जमाना और सोसाइटी जो चल रही है। स्ट्रोंग हो। चौथा है हम किसी प्रोसेस में, प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है इस विज्ञान का, इनर साइंस का, योग विज्ञान का, उसमें से निकालेंगे, वो कभी भी बीमार नहीं होगा, उसे ऐसे तरीके बता देंगे और वो दूसरे लोगों को भी ऐसे ही प्रोसेस में से निकाले। और पांचवा है कि किसी तरह का कोई वो नशा ना करे और दूसरे कोई नशे कर रहे हैं उन्हें बचाए उनसे, और अच्छे आदमियों का हमारे से कॉन्टेक्ट कराए ताकि हम उन्हें इस प्रोसेस में से निकालें। तो ये काम, इसकी वीडियोस 100 के करीब पहले आएंगी, 50 पहले अब आएंगे और 100 आएंगे फिर इस फेज में, चौथे फेज में। उसके बाद ये 20 साल तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम। ये इतना आसान नहीं है लोगों को उठाना, लेकिन हमारा कोई ताल्लुक नहीं पॉलिटिक्स से, हमारा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो ये काम करके लोगों को इकट्ठा करना है, जगाना है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहे। तो ये फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान कहां खड़ा। सभी पार्टियों को मौका देके देख लिया, गवर्नमेंट बनाओ, बढ़िया चलाओ, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देके देख लिया, ये उनसे भी खराब निकली। ये तो डिक्टेटर्स बनना चाहते हैं, ये उनसे भी ज्यादा खराब निकली। अब जो है मोदी को और बीजेपी को हटाना ही होगा, पर जिनको तुमने हटाना है उनके कारनामे वो क्या करते हैं ये देखना होगा, और कारनामे करने से पहले देखना होगा उनकी सोच क्या है, क्योंकि कारनामे उनकी सोच के मुताबिक हुआ करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं इनके कारनामे क्या है। 24 से 25 फरवरी को कलकत्ता के अंदर, बंगाल में कलकत्ता में एक इश्तिहार निकला जिसमें एक औरत है, दुर्गाबाई उनका नाम शायद, तो वो दिखाई है और कह रही है, मोदी के साथ है, मोदी को कह रही है तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, तुमने मुझे जो एक मकान दे दिया आवास योजना के तहत, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मुझे जो मकान दे दिया, तेरा बहुत धन्यवाद है, मैं छत के नीचे तो अब हूं, और तूने 25 लाख लोगों को भी, परिवारों को भी, गरीब परिवारों को दे दिया ये मकान, ऐसे मकान, तेरा बहुत धन्यवाद है। ये जब आया इश्तिहार तो इसको पकड़ करके मीडिया फैल गया, उस औरत को ढूंढ लिया, और उसे पूछा ये तुम्हारी फोटो है? कहता हाँ है मेरी फोटो ही, मुझे तो पता भी नहीं था मेरी फोटो कैसे आ गई, औरतों ने मुझे कहा आसपास वाली तेरी फोटो आई है इश्तिहार में मोदी के साथ। तो कहता तूने खिंचवाई है? कहता मैंने तो नहीं खिंचवाई। तो फिर कहाँ खींच ली? कहता ये नहीं पता कहाँ खींच ली, या तो मैं शौचालय में कभी मजदूरी करती थी जब वहां खींच ली होगी, तो तुमसे पूछ के खिंचवाई है, ये लगाई है? कहता नहीं मुझसे क्या पूछना, तो तुम्हें जो मकान दे दिया उन्होंने रहने के लिए? कहता नहीं मुझे कहां से मकान दिया है, मैं तो झोपड़ी में रह रही हूं, मैं क्यों रहती झोपड़ी में अगर मकान ही मिल जाता तो। ये है इनके कारनामे और इनकी सोच कि झूठ को सच के रूप में पेश करना, ये है। और याद रखना आरएसएस ने 100 आदमियों की एक टीम, स्पेशलिस्ट जो हैं इन्हीं शरारतों के, वो बनाई हुई है मोदी को गाइड करने के लिए कि उनको ये ऐसे ऐसे आगे चलाओ, ये शब्द बोले, क्या अजूबे दिखाए, क्या झुंझुने बजाए। और 100 आदमियों की टीम अंबानी अडानी ने बनाई हुई है, और ये सारी टीम अपना काम 24 घंटे करती रहती हैं। सबके पास सभी एक्सपर्ट है, सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास लैपटॉप, सबके पास है ये, और ये गाइड करते हैं कि शब्दों से कैसे खेलना है, ये बताते हैं कैसे खेलना है, चुन के ये लाते हैं जो 200 आदमी बैठाए हुए हैं। जैसे ममता ने कहा खेला होगा, तो इसको पकड़ा दिया कि ये शब्द लो विकास होगा,
अब खेले से विकास बढ़िया है, लोग हमें वोट डाल देंगे जब ये सुनेंगे। तो इसने कहना, कलकत्ते में जाके कहना शुरू कर दिया मोदी ने कि विकास नहीं, विकास होगा, खेला नहीं, विकास होगा। तो ये शब्द उछालते हैं, एक झूठ को सच के रूप में पेश करते हैं। कोई झुंझुना पकड़ा देंगे कि कह दो लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो आप ये वोट देंगे। कहते रहो, अजूबा पकड़ा देते हैं, 15 लाख रुपए तुम्हारे खातों में देंगे और बाद में कह देना ये तो वैसे ही कह दिया था, हम कने कौन सा देना है। इनके तो ये कारनामे हैं। और याद रखना, मोदी जो कहता है उसके उल्ट करता है, या जो करना हो उसके उल्ट कहता है। अगर ये कहता ना विकास होगा, देश का विकास होगा, तो समझ लो देश का विनाश करेगा। अगर ये कहता है कि किसानों की आय दुगनी कर देनी आमदन, तो समझ लो अब ये किसानों को गुलाम, बंधुआ, मजदूर, कारपोरेट्स का, अंबानी अडानी का बना देगा। और अगर ये कहता है 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो नौकरियां देनी तो क्या, वो खत्म करेगा और मजदूरी ही क्रिएट करेगा, क्योंकि उनको सस्ती मजदूरी चाहिए। कारपोरेट्स हैं, उनको सब चीज उनको बेच रहा है, वही तो चलाएंगे, तो मजदूर कहां से आए। तो ये फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, ये तैयार कर करके भेजेगी। और एजुकेशन भी यही कर रहे हैं, जो एजुकेशन है वो विकास थोड़ी करेगी, वो भी मजदूर तैयार करने के लिए यही है। अब नई पॉलिसी में भी वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है, इससे हिंदुस्तान नहीं सुधर जाएगा। तो ये मोदी जो है, जो कहता है ना, उसके उल्ट करता है। कहता था, मित्रों देश ना मैं बिकने दूंगा, मित्रों देश ना मैं बिकने दूंगा, मैं किसी को नहीं बेचने दूंगा मेरा देश भारत, मैं खुद बेचूंगा और बेच दिया। और कह रहा है, मित्रों अब तो कारपोरेट्स का है वतन साथियों, बेच लिया मैंने। कहता है मित्रों, कहता था मित्रों मैं देश के सारे तमाम काम कर दूंगा, मैं देश के तमाम काम कर दूंगा, भारत की जनता के तमाम काम कर दूंगा। और आ गया कहने के लिए, मित्रों मैंने सारे काम खत्म कर दिए हैं, मैंने सारे काम कर दिए, मैंने देश का ही काम तमाम कर दिया है, देश को ही खत्म कर दिया है। अब ये जो संविधान है ये भी कारपोरेट भारत का नहीं है, ये नहीं चल सकता यहां। और ये जो पैसे हैं, बैंक हैं, धन है, ये सब इनका ही तो है, कारपोरेट्स का। और ये जो सेना है, ये पुलिस है, ये कारपोरेट्स की है। इस वक्त मैंने सब कुछ बेच दिया है। याद रखना, मोदी बहुत शैतान है। 20 दिन के बाद जो ये बोलता है ना, वो हिप्नोटाइज करने का एक तरीका है। और ये तरीका उसने हिटलर के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी से लिया है। हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी ये कहता था कि एक झूठ को अगर हम 100 बार बोलें तो लोग ये समझने लगेंगे यार ये सच ही होगी। और ऐसा ही वो कर रहा था, हर जगह हार रहा था हिटलर। पर वो कह रहा था यहां भी हिटलर जीत गया, उस देश में भी जीत गया, उस देश में भी जीत गया, उस देश में भी जीत गया, और सब जगह वो हारा। आखिर इसके गलत प्रोपेगेंडे के कारण ही उसको आत्महत्या करनी पड़ी, सुसाइड करनी पड़ी हिटलर को। इस गलत करके यही ये कर रहा है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दिया, ये किया कुछ भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करता है झूठ को सच के रूप में पेश करके, कि ये झूठ पेश करता है, कहता है ये सच है, और है वो झूठ। जो कहता है करेगा उसके उल्ट। मित्रों, हमने अपने देश के सिस्टम को बदलना है। अब गवर्नमेंट बदलने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम्स को बदलना है। और सिस्टम्स को बदलने के लिए हमें धरती पुत्रों को पार्लियामेंट असेंबलियों में भेजना पड़ेगा, जहां ये कानून बनाएंगे और ये रद्द भी करेंगे ऐसे कानून जो इन्होंने बना दिए हैं। उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को हटाना पड़ेगा। पर मोदी को हटाना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। इसे सारे अपने इंतजाम किए हुए हैं। ये जो आम सोचता है उससे 2-3 कदम आगे है।
केजरीवाल की तरह, वो भी शैतान है। ये जो है, ये बाकी सोच नहीं सकते, वहां से एक छलांग लगा के आगे चला जाता है। इसको पकड़ने के लिए तुम्हें एक कहानी याद दिलाता हूं, उसे याद रखना होगा। पुराने जमाने में हम सुनते थे कि एक राक्षस है, वो जुल्म ही जुल्म करता है और हट ही नहीं रहा, पर उसको मारते हैं तो मरता भी नहीं। आखिर ये पता लगा कि भाई तो ये नहीं मरेगा मारने मुड़ने से, क्योंकि इसकी जान जो है वो तो तोते में है। अगर इसे मारते हो तो तोते की गर्दन जो है ना, वो मरोड़ दो, ये मर जाएगा। और ऐसा ही उस कहानियों में होता था। इसमें भी ऐसा ही है, इसको नहीं हरा सकते, इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि इसकी जान तो ईवीएम मशीन के फार्मूले में है। ईवीएम मशीन के फार्मूले में तुम ईवीएम मशीन हटा दो, ये हट जाएगा, उसे हटा दो, ये हट जाएगा। और सोचो वैसे तुम हटा दोगे नहीं। याद रखना, ये जो किसान आंदोलन है, एक प्लेटफॉर्म सबको इकट्ठा करना, जगाने के लिए है। ये ऐसे ही चलता रहा, ये बात नहीं मानेंगे। इनको कहने की जरूरत नहीं वापस लो, ये वापस लेंगे ही नहीं। हम खुद ही हटा लेंगे ना, जब आप आओगे हटा लेना। इसलिए सारा ध्यान, सारी ताकत, सारी जनता एक ही चीज पर लगाए कि ईवीएम मशीनों को खत्म करना, इनको हटाना है। बैलेट पेपर से इलेक्शन होने, इनको हटाना है। बस जिस दिन तुम इनको हटा दोगे, इकट्ठे होगे, बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए चलाना पड़ेगा, बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि जिनकी जान है इसमें, ये हटेंगे नहीं। एक डिक्टेटर बन जाएगा, इमरजेंसी लगा देगा, हटेगा नहीं। इन्हें पता है इनकी जान ही इस चीज में है, इसी चीज में है इनकी जान। किसी बटन को दबाओ वहीं जाती है। इन्हें इनकी सेटिंग ऐसे की हुई है इन्होंने, और ये काम तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्हें पता लगा तुम ईवीएम मशीन को हटा रहे हो, तो इमरजेंसी लगा करके ना पुलिस और मिलिट्री से लोगों को मरवाएगा। ये लिस्ट इसने वैसे ही बनाई हुई है जैसे बेचने के लिए बनाई हुई। ये सब कुछ इसने किया हुआ है। ये भी जल्दी करना होगा, जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ा आंदोलन सारे हिंदुस्तान का, जन जन का, सारे हिंदुस्तान का इकट्ठा करके करना होगा ईवीएम मशीन हटाने के लिए। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइम में मैं आप बीती की तरफ आऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा स्लोगन है वसुधा एव कुटुंबकम। इस सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वत्र का भला हो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और सभी इकट्ठे हो जाओ। खुद जागो और दूसरों को जगाओ। थैंक्स।